सोचिए, अगर एक इंसान आपकी पूरी सिटी को एक दिन में मिटा दे, लाखों लोगों को खत्म कर दे और फिर भी खुद को विजेता कहे, तो क्या वह हीरो है या विलेन? इतिहास आज भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है और उस सवाल का नाम है चंगेज खान। मैं आपको इसका शुरू से लेकर आखिर तक इसका कहानी सुनाता हूँ कि कैसे ये खतरनाक बादशाह बना। मंगोलिया की ठंडी बंजर धरती पर, जहाँ हवा भी तलवार की तरह चुभती थी, एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया तेमुजिन। किसी को अंदाजा नहीं था कि बच्चा एक दिन पूरी दुनिया को हिला देगा। तेमुजिन के पिता का नाम था यासुगी। वो एक छोटे कबीले के सरदार थे। मंगोलिया में उस वक्त कोई कानून नहीं था, न कोई स्थिर सरकार। सिर्फ एक चीज़ थी जो ताकतवर था, वही जिंदा रहता था। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता को जहर देकर मार दिया गया। अब सोचिए, एक छोटा बच्चा, कोई सहारा नहीं और दुश्मनों से भरी दुनिया। उसके पिता के मरते ही उसका कबीला भी उसे छोड़कर चला गया। तेमुजिन, उसकी माँ और उसके भाई बहन सब जंगलों में अकेले रह गए। कई कई दिन भूखे रहना, जंगली फल खाकर गुजारा करना, ठंड में कांपते हुए रात बिताना, यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई। एक दिन भूख इतनी बढ़ गई कि खाने को कुछ नहीं था। तेमुजिन के सौतेले भाई बेगडर ने खाना अपने पास रख लिया। गुस्से में और भूख से मजबूर होकर तेमुजिन ने अपने भाई को ही मार डाला। यह था उसका पहला खून और यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक सफर। कुछ समय बाद दुश्मन कबीले ने उसे पकड़ लिया। उसे कैदी बना लिया गया। गले में लकड़ी का भारी पट्टा डाल दिया गया। अब वह एक गुलाम था, लेकिन उसके अंदर की आग अब भी जिंदा थी। एक रात जिसने सब बदल दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, तेमुजिन ने मौका देख वहां से भाग निकला। जंगल में छिपते हुए, नदियों को पार करते हुए आखिरकार वह आजाद हो गया। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, अब कभी कमजोर नहीं बनेगा, अब कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। और यही वादा उसे चंगेज खान बनाने वाला था। तेमुजिन की मुलाकात हुई एक लड़के से, जमुखा। दोनों ने कसम खाई, हमेशा साथ रहेंगे। भाई से भी बढ़कर दोस्त बन गए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। तेमुजिन की शादी हुई बोरते से, लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक दुश्मन कबीले ने बोरता को उठा लिया। अब तेमुजिन के सामने 2 रास्ते थे, हार मान ले या लड़कर उसे वापस लाए। तेमुजिन ने अपने पुराने दोस्त जमुखा और कुछ साथियों की मदद ली और हमला कर दिया। खून खराबा हुआ, भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में बोरते को वापस ले आया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। अब लोग उसे एक कमजोर लड़का नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ नेता मानने लगे। वो अपने साथियों का ख्याल रखता था। जीत के बाद लूट बराबर बढ़ता था। गरीबों को भी सम्मान देता था। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे। जहाँ एक तरफ तेमुजिन आगे बढ़ रहा था,
वही उसका दोस्त जमुखा अब उससे जलने लगा। दोस्ती बदल गई दुश्मनी में, और यहीं से शुरू हुआ मंगोलिया की सबसे खतरनाक जंग। मंगोलिया की सूखी धरती पर दो नाम गुजरे थे, तेमुजिन, जमुखा, जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे। क्योंकि सोच अलग थी। जमुखा का मानना था कि सिर्फ उच्च खानदान वाले ही राज करने के लायक है। तेमुजिन मानता था कि जो काबिल है वही आगे बढ़े, चाहे वो गरीब हो या गुलाम। यही फर्क एक दिन जंग बन गया। दोनों ने अपनी अपनी फौज तैयार की। मैदान में घोड़े दौड़ रहे थे, तीर हवाओं को चीर रही थी, तलवार खून से भीग रही थी। यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह सोच की टक्कर थी। जमुखा ने अपनी जीत के बाद दुश्मन को जिंदा उबाल दिया। यह खबर जब तेमुजिन तक पहुंची, उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने ठान लिया अब यह जंग खत्म करनी होगी। तेमुजिन सिर्फ ताकत से नहीं, इंसाफ और सिस्टम से जीत रहा था। उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जो उस वक्त कोई नहीं करता था। लूट को बराबर बांटना, सैनिकों को उनकी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ाना, गुलामों और गरीबों को भी मौका देना। धीरे धीरे छोटे छोटे कबीले उसके साथ जुड़ने लगे। तेमुजिन की सबसे बड़ी ताकत थी, वो सीधा हमला नहीं करता था। पहले दुश्मन को कमज़ोर करता था, फिर अचानक हमला करता था और फिर गायब हो जाता था। उसकी सेना तेज, अनुशासित और खतरनाक थी। मंगोलिया के कई कबीले या तो हार कर उसके साथ जुड़ गए या खुद ही उसके सामने झुक गए। अब तेमुजिन सिर्फ एक नेता नहीं रहा, वह एक ताकत बन चुका था। आखिरकार वह दिन आ गया जब दोनों आमने सामने थे। यह जंग तय करने वाली थी, मंगोलिया का असली सरदार कौन होगा। मैदान में घोड़ों की टापें, तीरों की बारिश और मरते हुए सैनिकों की चीखें। हर तरफ सिर्फ एक ही चीज़ थी, मौत। लेकिन इस बार जीत हुई तेमुजिन की। जमुखा को पकड़ लिया गया, उसे तेमुजिन के सामने लाया गया। अब तेमुजिन के पास मौका था बदला लेने का, उसे दर्दनाक मौत देने का। लेकिन तेमुजिन ने कुछ अलग किया। उसने जमुखा को इज्जत के साथ मौत दी, क्योंकि वह कभी उसका दोस्त था। 1206 में एक बड़ी सभा हुई, कुर्लताई, जहाँ सभी कबीले इकट्ठा हुए, और वही तेमुजिन को एक नया नाम दिया गया, चंगेज़ खान, मतलब सबका शासन। अब वह सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक साम्राज्य था। चंगेज़ खान ने एक कानून बनाया, यासा। इसमें साफ लिखा था, चोरी की सज़ा, झूठ की सज़ा, गद्दारी की सज़ा। लेकिन सबसे ख़ास बात, कानून सब पर बराबर लागू होगा, चाहे वो गरीब हो या सरदार। अब उसकी सेना बन चुकी थी, दुनिया की सबसे तेज घुड़सवार सेना। हर सैनिक कई घोड़े रखता था, दिन रात सफ़र कर सकता था, बिना रुके लड़ सकता था। मंगोलिया अब उसके नियंत्रण में था, लेकिन चंगेज़ खान का सपना इससे बड़ा था, पूरी दुनिया को जीतना। और उसकी नज़र पड़ी चीन पर। मंगोलिया अब पूरी तरह चंगेज़ खान के कब्जे में था, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं हुई। उसे सिर्फ राज नहीं करना था, उसे दुनिया पर छा जाना था। और उसकी नज़र गई चीन पर। वह उस वक्त चीन दौलत से भरा हुआ, मजबूत किले से घिरा हुआ और एक बड़ी सेना वाला साम्राज्य था। लेकिन एक कमजोरी थी, घमंड। चंगेज़ खान ने सीधे हमला नहीं किया। पहले उसने
चीन की ताकत को समझा, उनके किलों का नक्शा देखा, उनकी कमजोरियों को पहचाना। फिर अचानक हमला। मंगोल सेना बिजली की तरह आई, तेज, खामोश और बेरहम। चीन की सेना को लगा वो मंगलों को आसानी से हरा देंगे, लेकिन चंगेज़ खान ने एक चाल चली, झूठा, पीछे हटना। मंगोल सेना भागती हुई दिखाई दी। चीन की सेना ने सोचा दुश्मन डर गया और वे उनका पीछा करने लगे। चीनी सेना आगे बढ़ी, मंगोल अचानक मुड़े, चारों तरफ से घेर लिया। तीरों की बारिश, तलवारों की चमक और चीखों से गूंजता मैदान। कुछ ही देर में पूरी सेना खत्म। किले भी अब सुरक्षित नहीं थे। अब तक कोई भी सेना मजबूत किलों के अंदर खुद को सुरक्षित मानती नहीं थी, लेकिन चंगेज़ खान ने नई तकनीक इस्तेमाल की। विशाल गुलेल, आग के गोले, दीवार तोड़ने वाली मशीनें। अब किले भी गिरने लगे, शहर के शहर जलने लगे। जहाँ भी मंगोल सेना पहुँचती, या तो लोग झुक जाते या फिर मिटा दिए जाते। पूरे शहर जला दिए जाते, हजारों लोग मारे जाते और बाकी डर के मारे भाग जाते थे। अब एक ही बात फैल चुकी थी, मंगोल आ रहे हैं, और यही सुनते ही शहर खाली हो जाते। डर जो तलवार से भी तेज था। चंगेज़ खान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं थी। वह जानता था अगर दुश्मन डर गया तो आधी जीत वैसे ही हो जाती है। इसलिए कुछ शहरों को पूरी तरह तबाह किया जाता, ताकि बाकी शहर बिना लड़े ही रुक जाए। 1215 चीन का एक बड़ा शहर झंगड़ू, मजबूत दीवारें, बड़ी सेना और भरपूर राशन। उन्हें लगा हम बच जाएंगे, लेकिन महीने की घेराबंदी, भूख, बीमारी, आखिर शहर गिर गया। और फिर आग, लूट और तबाही। इतिहास में लिखा गया, सड़कों पर लाशें थी और आसमान धुएं से काला हो गया था। लेकिन एक अलग चेहरा भी। जहाँ चंगेज़ खान बेरहम था, वह एक बात अलग थी। जो शहर बिना लड़े सरेंडर कर देता, उसे बख्श दिया जाता। लोगों को जिंदा रहने दिया जाता, उनके हुनर को इस्तेमाल किया जाता। इंजीनियर, कारीगर, डॉक्टर, सबको अपनी अपनी सेना और साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता। चंगेज़ खान सिर्फ तलवार से नहीं जीतता था, वह दिमाग से लड़ता था। दुश्मन की जानकारी पहले जुटाता, उनके बीच फूट डालता और सही समय पर हमला करता। अब दुनिया डरने लगी थी। चीन के बाद अब खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक ऐसा बादशाह आ चुका है जो शहर के शहर मिटा देता है, जो हार नहीं मानता, जो रुकता नहीं। क्या यह जीत थी या तबाही? यहाँ से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ जीत थी या इंसानियत के लिए तबाही? क्योंकि जहाँ एक तरफ उसका साम्राज्य बढ़ रहा था, वहीं लाखों जिंदगियां खत्म हो रही थी। चीन को झुकाने के बाद चंगेज़ खान अब और आगे बढ़ना चाहता था। उसकी नज़र पड़ी ख़वारिज़म सल्तनत पर। यह सल्तनत आज के उज़्बेकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्सों में फैली हुई थी। उसका बादशाह अलाउद्दीन मोहम्मद ख़वारिज़म शाह थे। एक ताकतवर हुकूमत थी, एक बड़ी फौज थी, लेकिन अंदर से कमज़ोर थे। चंगेज़ खान का इरादा जंग नहीं, व्यापार करना था। यहाँ एक हैरान करने वाली बात यह थी, चंगेज़ खान शुरुआत में लड़ना नहीं चाहता था। उसने व्यापार का रास्ता चुना, कारोबार का रास्ता चुना। उसने भेजे अपने 450 व्यापारी, ऊँटों पर भरा सामान और एक पैगाम, हम दोस्त बनना चाहते हैं। ख़वारिज़म सल्तनत के एक गवर्नर ने इनालुचक उसने क्या किया, इन व्यापारियों को जासूस समझ लिया और सबको गिरफ्तार कर लिया। फिर बिना सबूत सबको कत्ल कर दिया।
जब यह खबर चंगेज़ खान तक पहुंची, वह गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर भी उसने एक और मौका दिया। उसने 3 दूत भेजे अपने, एक मुसलमान था, 2 मंगोल, और साथ में संदेश भी दिया, हमें इंसाफ चाहिए, बस गवर्नर को बता दो। ख्वारिज़म शाह ने एक दूत का सिर कटवा दिया और बाकी 2 की दाढ़ी मुड़वा कर वापस भेज दिया। उस जमाने में यह सिर्फ अपमान नहीं था, बहुत बड़ी जंग का ऐलान था। चंगेज़ खान ने कहा, अब कोई रहम नहीं होगा। उसने अपनी सेना तैयार की, करीब 2 लाख घुड़सवार, तेज, मजबूत और खतरनाक। और फिर हमला सबसे पहले बुखारा में किया, जो कि एक खूबसूरत इस्लामिक इल्म का केंद्र था, लेकिन कुछ ही दिनों में गिर गया। चंगेज़ खान एक मस्जिद में घुसा और कहा, अगर तुमने बड़े गुनाह ना किए होते तो अल्लाह मेरे जैसे लोगों को तुम पर ना भेजता। फिर शहर लूट लिया गया, लोग मारे गए, आग लगा दी गई। अब बारी थी समरकंद की, जो कि मजबूत दीवारें, बड़ी सेना, 1 लाख से ज़्यादा, लेकिन अंदर से डर। मंगोल ने चाल चली, कैदियों को आगे करके बड़ी सेना का भ्रम पैदा किया और शहर के अंदर फूट डाल दी। कुछ ही दिनों में समरकंद भी गिर गया। कत्लेआम जो इतिहास में दर्ज हुआ, उसके बाद हजारों नहीं लाखों लोग मारे गए। शहर के शहर खाली हो गए, नदियां खून से लाल हो गई, औरतें, बच्चे, कोई नहीं बचा। बादशाह भागता रहा, एक शहर से दूसरे शहर भागता रहा, अपनी फौज को संभाल नहीं पाया, सही फैसला नहीं ले पाया और आखिर में अकेला एक बड़े टापू पर जाकर मर गया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। उसका बेटा जलालुद्दीन बहादुर था, जज्बे वाला और हार मानने वाला नहीं था। उसने मंगोल का सामना किया, कई जगह उन्हें रोका भी, लेकिन चंगेज़ खान खुद उसके पीछे पड़ गया। एक वक्त ऐसा आया, जलालुद्दीन चारों तरफ से गिर गया, पीछे मंगोल सेना, आगे सिंधु नदी। अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसने अपने घोड़े को नदी में कूदाया, तैरकर पार हो गया। चंगेज़ खान यह देख रहा था और उसने कहा, ऐसा बेटा हर बाप को मिलना चाहिए। कुछ ही सालों में ख्वारिज़म सल्तनत ख़त्म हो गई, शहर खंडर बन गए, लोग ख़त्म हो गए और इतिहास में सिर्फ एक कहानी बची, एक गलती और सब कुछ ख़त्म। ख्वारिज़म सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी, शहर जल चुके थे, लाखों लोग मारे जा चुके थे, लेकिन चंगेज़ खान रुका नहीं। उसकी नज़र थी रूस और यूरोप, जहाँ के लोग मंगलों का नाम भी ठीक से नहीं जानते थे और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि कौन सा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। चंगेज़ खान सीधे हमला नहीं करता था, पहले वो जानकारी जुटाता था। उसने अपने जासूस भेजे रूस के शहर में, यूरोप के व्यापारियों के बीच, राजाओं के दरबार तक, कौन ताकतवर है, कौन कमज़ोर है, कहाँ हमला आसान होगा, सब कुछ पता कर लिया। 1223 में मंगोल सेना और रूसी एक संयुक्त सेना आमने सामने थी। रूस के कई राजकुमार एक साथ आए, उन्हें लगा हम संख्या में ज़्यादा हैं, हम जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने मंगोल को समझ नहीं पाया। मंगोल सेना ने फिर वही किया, भागने का नाटक। रूसी सेना खुश हो गई कि दुश्मन डर गया और वे पीछा करने लगे। कई दिनों तक पीछा किया, लेकिन सब एक जाल था और फिर मौत का घेरा। अचानक मंगोल सेना पलटी, चारों तरफ से घेर लिया गया, तीरों की बारिश, तलवारों की चमक और चारों तरफ चीखे ही चीखे। कुछ समय बाद पूरी रूस सेना ख़त्म हो गई, कई रूसी राजकुमार पकड़े गए और चंगेज़ खान के सेनापतियों ने उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया और ऊपर लकड़ी की तख्त रखे और उसी पर बैठकर खाना खाने लगे। धीरे धीरे नीचे दबकर सबकी मौत हो गई।
बिना खून बहाए लेकिन बेहद दर्दनाक। डर जो पूरे यूरोप में अब फैल चुका था। अब खबर फैल चुकी थी कि पूर्व से एक ऐसा सेना आ रही है जो रुकती नहीं, जो किसी को नहीं छोड़ती है। रूस के गांव खाली होने लगे, लोग जंगलों में छिपने लगे। लेकिन एक अजीब बात यह थी, इतनी बड़ी जीत के बाद मंगोल सेना के ने अचानक वापस लौटने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ एक जांच थी, असली हमला भी बाकी था। वह कभी जल्दीबाजी नहीं करता था, पहले दुश्मन को परखता, उसकी ताकत और कमजोरी समझता, फिर पूरी तैयारी के साथ हमला करता। रूस और यूरोप अब उसकी नज़र में आ चुके थे। अब दुनिया को समझ आने लगा था, अब तक चीन झुक चुका था, मुस्लिम सल्तनत टूट चुकी थी, रूस की सेना हार चुकी थी। अब हर तरफ एक ही नाम था, चंगेज़ खान। एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोगों के दिल कांप जाते थे, डर के मारे हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा था? इतनी जीत के बाद भी चंगेज़ खान के अंदर एक सवाल था, क्या सच में मैं दुनिया जीत सकता हूँ? उसकी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसका सपना अभी जिंदा था। चंगेज़ खान अपने सेना के साथ वापस मंगोलिया लौट आया, अपने साम्राज्य को मजबूत करने लगे और अगली बड़ी योजना बनाने लगे। लेकिन उसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मंगोलिया लौटने के बाद चंगेज़ खान अब बुरा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर की आग अभी भी जिंदा थी। उसका सपना अभी भी अधूरा था, पूरी दुनिया पर राज, और इसलिए उसने एक आखिरी अभियान की तैयारी शुरू की। चीन के पास एक छोटा लेकिन अहम राज्य था, तंगूट। यह वही लोग थे जिन्होंने पहले चंगेज़ खान के सामने झुककर बाद में विद्रोह किया था। अब चंगेज़ खान गुस्से में था। उसने कहा, अब इन्हें पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा। मंगोल सेना फिर से निकली। शहर दर शहर, किला दर किला, सब कुछ जलाया जाने लगा। लोगों को मार दिया गया और हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार चंगेज़ खान पहले जैसा नहीं था। उम्र का असर दिख रहा था, शरीर कमज़ोर हो रहा था, लेकिन उसका इरादा अभी भी मजबूत था। इतिहास में अलग अलग बातें मिलती हैं। क्या? कुछ कहते हैं वह घोड़े से गिर गया, कुछ कहते हैं एक युद्ध में घायल हुआ, कुछ कहते हैं उसे कोई बीमारी हो गई थी। सच क्या है आज तक कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बात तय है, वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। 1227 में चंगेज़ खान अपने आखिरी दिन में था। उसका शरीर कमज़ोर थी, लेकिन दिमाग अभी भी तेज था। उसने अपने बेटों को बुलाया, उन्हें हिदायत दी अपना साम्राज्य को कैसे चलाना है। उसने कहा, मेरी मौत के बाद तंगूट को पूरी तरह ख़त्म कर देना और मेरे साम्राज्य को टूटने से बचा लेना। फिर एक दिन बिना शोर, बिना ऐलान, चंगेज़ खान मर गया। राज छुपा लिया गया। उसकी मौत को कई दिनों तक छुपाया गया, क्योंकि ताकि दुश्मन को पता ना चले और सेना का हौसला बना रहे। चंगेज़ खान को दफनाया गया, लेकिन कहाँ कोई नहीं जानता। कहते हैं जिन लोगों ने उसे दफनाया उन्हें ही मार दिया गया, ताकि जगह का राज हमेशा छुपा रहे। आज तक उसकी कब्र एक रहस्य है। उसके मौत के बाद मंगोल सेना ने तंगूट पर हमला जारी रखा और पूरे राज्य को मिटा दिया, जैसा उसने कहा था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई थी। चंगेज़ खान चला गया, लेकिन उसका साम्राज्य नहीं रुका। उसके बेटे और पोते उससे भी आगे बढ़े और दुनिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। क्या वह सच में महान था? यह सवाल आज भी है। क्या वह एक महान विजेता था या एक बेरहम लुटेरा? क्यों? इसने इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन लाखों लोगों की जान भी ली। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी
एक दिन ख़त्म हो जाती है। मौत सबको आती है, चाहे वो कितना भी बड़ा बादशाह हो। असली सवाल यह है, इंसान अपने पीछे क्या छोड़ कर जाता है, डर या इंसाफ। जंगें अपनी हैं, अगर ताकत के साथ रहम न हो तो दुनिया कांपती तो है, लेकिन दुआ नहीं देती।